हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की जीव विज्ञान में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कौन कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसे हम ऊर्जा ग्रह के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट है एटीपी तथा NADPH2 का निर्माण होता है। मतलब एटीपी का और NADPH2 का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा मुद्रा होती है। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं हम? तो ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। इसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अच्छा, ये जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र हैं, ये दोनों श्वसन के मुख्य चरण होते हैं। नेक्स्ट है श्वसन क्या होता है? तो श्वसन जो है वो भोज्य पदार्थों का जारण होता है। भोज्य पदार्थों को जलाने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है श्वसन। श्वसन और दहन में अंतर आ जाया करता है, तो इन दोनों पॉइंटों को हमने एक साथ रखा है। श्वसन और दहन में जब अंतर आए तो श्वसन में एंजाइम की जरूरत होती है, लेकिन इसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। ठीक, श्वसन में एंजाइम की जरूरत होती है, लेकिन इसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। वहीं दहन की बात करें तो दहन में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ज्वाला उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है एक ग्लूकोज अणु। जब एक ग्लूकोज अणु टूटता है तो उससे कितने एटीपी अणु बनते हैं? तो उससे 38 एटीपी अणु बनते हैं। नेक्स्ट ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर आया करता है। तो ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है? ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है, पूर्ण जारण होता है इसमें भोज्य पदार्थ का। ठीक, वहीं अनाक्सी श्वसन की बात करें तो अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, कम ऊर्जा बनती है और भोज्य पदार्थ का अपूर्ण जारण होता है। तो यहां से क्वेश्चन फंसता है ये ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर का। नेक्स्ट है श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर आ जाया करता है। तो ये पॉइंट वाइज हमने लिखा है यहाँ पर। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं और इस प्रक्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं श्वसन की बात करें तो श्वसन जो होता है वो भोजन का जारण श्वसन होता है। पीछे भी ऊपर भी हमने बताया कि भोजन को जलाने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है, लेकिन सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है वो श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अब इसमें श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं हुई है, लेकिन श्वसन में तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की कमी के परिणाम क्या होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए शरीर में तो इसका परिणाम क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, जिससे जीव की मृत्यु हो जाएगी जो ऑक्सी शोषण करते हैं। नेक्स्ट है O2 एवं CO2 का विनिमय किस अंग में होता है? मतलब O2 एवं CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो किस अंग में होगा? तो वो फेफड़ों में होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन करने वाले जीवों का नाम पूछा गया है कि अवायवीय श्वसन करने वाले जीव कौन से हैं? तो जीवाणु और ईस्ट, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अक्सर अवायवीय श्वसन करते हैं। इसका मतलब है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन से मोचित ऊर्जा, मतलब श्वसन से जो ऊर्जा निकलती है किसको बनाने में प्रयुक्त होती है? मतलब यह ऊर्जा जो श्वसन से निकलेगी वो आगे चल करके क्या बनाएगी? तो वह एटीपी बनाती है।
एटीपी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं या ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? कोष्ठ कहते हैं या इसको चैम्बर बोलते हैं या कक्ष बोलते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं या 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। पल्मोनरी सिरा खुलती है। पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलती है? तो पल्मोनरी सिरा जो होगी वो बाएं अलिंद में खुलती है। ठीक, पल्मोनरी सिरा जो है वो कहाँ पर खुलती है? तो ये बाएं अलिंद में खुलती है पल्मोनरी सिरा। अच्छा, पल्मोनरी सिरा को हम फुफ्फुसी सिरा भी कहते हैं और ये फेफड़ों से आती है और बाएं अलिंद में ये खुल जाती है। फुफ्फुस धमनियों से रुधिर जाता है, मतलब है फुफ्फुस धमनियों से रुधिर कहाँ पर जाता है? तो ये फेफड़ों में जाता है। फुफ्फुस धमनियों को हम पल्मोनरी धमनी भी कहते हैं। तो पल्मोनरी धमनियों से जो रुधिर जाएगा वो फेफड़ों पर जाता है। काहे के लिए जाता है? शुद्ध होने के लिए जाता है वहां पर। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जल का सम्मोहन किसके द्वारा होगा? तो जल का सम्मोहन जाइलम के द्वारा होता है। जल का सम्मोहन जाइलम के द्वारा होगा और खनिज का सम्मोहन भी जाइलम के द्वारा होता है। अच्छा, भोजन का सम्मोहन किसके द्वारा होगा? तो भोजन का सम्मोहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है? दाहिने निलय से जो अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ पर जाएगा? तो दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जाएगा, शुद्ध होगा जाके। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? तो शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रुधिर को कौन पहुंचाएगा? महाधमनी पहुंचाती है। महाधमनी फिर आगे चल करके धमनियों में बढ़ जाती हैं और सारे शरीर में रुधिर को पहुंचाती हैं। गर्मियों में पादप मुरझा जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो जब वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, मतलब पौधे से पानी जब वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो इसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं और गर्मियों में पादप इसीलिए मुरझा जाते हैं। तरल ऊतकों के उदाहरण, तो तरल ऊतक के उदाहरण रक्त और लसिका होते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पर मिलता है? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में मिलता है या आरबीसी में मिलता है। यह एक लौह युक्त वर्णक होता है जो श्वसन में सहायता करता है। मानव हृदय का सबसे बड़ा वेश्म कौन सा होता है? ये पूछा गया है बोर्ड में। मानव हृदय का सबसे बड़ा कक्ष कौन सा होता है? तो बायां निलय जो होता है वो मानव हृदय का सबसे बड़ा वेश्म होता है। रुधिर में प्रतिजन कहां पर पाए जाते हैं? प्रतिजन का मतलब क्या होता है? एंटीजन। तो ब्लड में एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं? तो ये आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। रुधिर में प्रतिरक्षी कहां पर पाए जाते हैं? प्रतिरक्षी को हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। मनुष्य की हृदय का दाएं व बाएं बंटवारे से लाभ क्या होता है? इसका मतलब है मनुष्य का हृदय दाएं और बाएं भाग में बटा होता है तो इससे लाभ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी नया प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में आया है। इससे लाभ ये होता है कि उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। मतलब ये जो मनुष्य का हृदय दाएं व बाएं भाग में बटा होता है, इससे क्या होता है? इससे उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं।